वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि लास्ट लेक्चर में अपन ने जेनेटिक्स को कंप्लीट कर लिया था। मेरी तरफ से जेनेटिक्स कंप्लीट है क्योंकि मैंने सारे मुझे जो लगे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स करवा दिए थे, न्यूमेरिकल पोर्शन करवा दिया था। अब बच्चा एक 1 to 1 बात डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं कि किसी भी चैप्टर की शुरुआत करने से पहले अपन को ये मालूम होना चाहिए कि ये चैप्टर नीट एग्ज़ाम में कितना वेटेज रखता है। अगर अपन ब्लैंकली बस पढ़ते गए और पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली और लास्ट में अपन को यही डिफरेंस नहीं कर पाए, अपन डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए कि 10 एनसीईआरटी के 23 चैप्टर में से कौन से 5 चैप्टर है जो अपन को सबसे ज़्यादा वेटेज दे रहा है, समझ रहे हो? तो वो पहले डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। उन 5 जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है ना बेटा, वो चैप्टर मैंने दोनों करवा दिया आपको। पहला था जेनेटिक्स, दूसरा था अपना फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन। ठीक है, मान के चलो कि मैंने आपके नीट के 16 से 20 क्वेश्चंस अब तक के 1 महीने के पोर्शन में करवा दिया है। हाँ, सीरियसली मान के चलो इस चीज़ को, मेरे को एक्सपीरियंस है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और जेनेटिक्स दोनों से मिला के, चाहे वो न्यूमेरिकल पोर्शन हो जेनेटिक्स का, चाहे थ्योरेटिकल पोर्शन हो दोनों का, चाहे वो मैकेनिज्म से रिलेटेड हो, सब कुछ से रिलेटेड 16 से 17 क्वेश्चन मान के चलो जो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब डिपेंड ये करता है कि मेरी तरफ से मैंने करवा दिया, आपके हुए कि नहीं हुए क्लियर। आपके क्लियर तब होंगे जब आप उसी मेथड से पढ़ोगे जिस मेथड को मैंने डे 1 से आपको बताया है। क्या बताया है? मेरे वीडियोस जब भी अपलोड होते हैं, टेबल पे क्या क्या लेके बैठना है, एक नोट्स की कॉपी लेके बैठनी है, एनसीईआरटी लेके बैठना है, मॉड्यूल को लेके बैठना है लेकिन बंद करके बैठना है। जो शीट अब यहाँ से प्रोवाइड करवाई गई है एक बार उसको बंद करके बैठना है, हमेशा के लिए नहीं, जब तक मेरा लेसन चल रहा है तब तक, क्योंकि ऐसे ना डाइवर्स हो जाता है, समझ रहे हो? इंसान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि मैं किस में से क्या देखूँ, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन तक नहीं है और लेकिन वो मैं पढ़ाती हूँ और वो मॉड्यूल में है, और कई चीज़ें हैं जो दोनों में नहीं है और वो मैं पढ़ाती हूँ, वो आपको राइट डाउन करना ज़रूरी है। देखो मैडम यहाँ पे पढ़ा रही है, इसका मतलब कुछ तो लगता होगा मैडम को कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, इसीलिए पढ़ा रही है, समझ रहे हो? वरना मुझे फालतू टाइम वेस्ट करवाने में और फालतू 2 पेजेस के 8 पेजेस लिखवाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपका भी समय का बचत है, मेरा भी समय का बचत है। ठीक है, अब बात आती है कि जेनेटिक्स की मैंने एक बार फिर से आपको बोली थी बात कि आपको न्यूमेरिकल पोर्शन खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने मैक्स ऑफ पोर्शन जो होता है पेडिग्री एनालिसिस का, जिसमें बच्चा मिस्टेक करता है, वो मैंने करा दी। मेरे को पता है कि मैं अभी तक डाई हाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड, डुप्लीकेट, सप्लीमेंट्री, वो सब जीन्स के जो रेशियोज़ निकले थे, फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो, उनके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उनके मैंने 2 ही या 3 ही क्वेश्चन करवाए हैं। वो मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है। क्यों छोड़े हैं? मैं आपका रिस्पॉन्स देखना चाहती हूँ कि क्या आप उन क्वेश्चंस को हैंडल कर पा रहे हो बिना मेरे बताए, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब सिर्फ उन्हीं को छोड़ के सारा कर पा रहे हो। इसलिए ये चेक करने के लिए मैंने छोड़ा है। मैं करवाऊंगी, मैं मेरी तरफ से हर क्वेश्चन करवाऊंगी, चाहे वो थ्योरेटिकल पोर्शन हो चाहे वो न्यूमेरिकल पोर्शन हो, लेकिन मैम आपको जज भी तो करेगी, आपको भी तो टेस्ट लेगी ना। अब देखो 10-10 दिन वाले टेस्ट तो हो नहीं रहे हैं, वीकली टेस्ट हो नहीं रहे हैं, तो फिर मैडम को पता कैसे चलेगा कि कौन सा बच्चा कितना इम्प्रूव कर रहा है? और अपन तो भी एक मुलाकात भी नहीं हुई अपन दोनों की, तो इंटरेक्शन कैसे होगा? समझ रहे हो? क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में डाल दो, यहाँ पे सर से फ़ोन पे बात कर लो कि मैम को ये मैसेज कन्वे करना, मैं यहाँ पे प्रॉपरली डिस्कस कर दूंगी विदाउट डिस्क्लोज योर नेम। डोंट वरी फॉर योर नेम, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किस बच्चे ने पूछा है, मेरे लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं, वो एक स्टूडेंट की कैटेगरी में है। ओके, चलो अब जो आज पीछे लिखा हुआ है ग्रीन बोर्ड, कैसा लग रहा है ये बोर्ड? चौक से स्कूल टाइम याद आ गया मुझे मेरा ये लिख के। ठीक है, तो ये ग्रीन बोर्ड पे जो लिखा हुआ है दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो हमें जेनेटिक्स की शीट में दे रखा है तो यही है। नहीं बेटा, ये एक्चुअली जो ये चैप्टर है, ये क्लास आपकी 11th और 12th दोनों एनसीईआरटी के अंदर
जो जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक का लेसन है उसको मर्ज करके ये बनाया गया है, इसलिए मैं इसको जेनेटिक्स में इन्वॉल्व ही नहीं कर रही हूँ। जेनेटिक्स में बेसिकली होता है कि कोई डिसऑर्डर या फिर कोई एडवांटेजियस जीन कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सर्कुलेट कर रहा है, हाँ उससे रिगार्डिंग सारे अपन फिनोमेनन पढ़ते हैं। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम होता है कि ऐसी इंजीनियरिंग जिसके अंदर किसी डिज़ायरेबल जीन को निकाल के दूसरे ऑर्गेनिज्म में, दूसरे जीन के अंदर, दूसरे जीनोम के अंदर ट्रांसफ़र करना, इसका मतलब होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। कोई नहीं पूछेगा आपसे क्वेश्चन व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, बट आपको माइंड में समझ में आना चाहिए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या। जेनेटिक इंजीनियरिंग साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर अपन स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं कि किसी एक ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक मी, मेरे अंदर कोई एक डिज़ायरेबल जीन है, उस जीन को, और जीन कहाँ लोकेटेड होते हैं, जीन आर लोकेटेड ऑन डीएनए फ्रेगमेंट्स, ओके। तो डीएनए को, मेरे डीएनए को निकाल के किसी दूसरे पर्सन के डीएनए में मर्ज कर देना, हो गया। अब क्या वो इतना इजी होता है? कोई पैसे थोड़ी है मेरे जेब से निकाल के उसके जेब में डाल दिया, क्या सच्ची में इतना इजी होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो आज का जो चैप्टर है अपना, वो स्टार्ट करने से पहले मैं एक ओवरव्यू आपके माइंड में डाल देती हूँ। मेरी लैंग्वेज में ये है माइंड मैपिंग, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप जब मैं आगे बढ़ूँ तो आप इसको रिकॉल, आप जब कुछ समझ में नहीं आए झट से फर्स्ट पेज निकाला, अच्छा ये वाले स्टेप पे अपन चल रहे हैं अभी। इसलिए तो कैसे करवाई जाती है, कैसे करवाया जाता है किसी एक ऑर्गेनिज्म से जीन या डीएनए को निकाल के दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र कैसे करवाया जा सकता है, इसके लिए मैंने मोटे मोटे तौर पे 4 स्टेप्स लिखे हैं यहाँ पे। दैट इज़ आइसोलेशन ऑफ प्योर डीएनए। ठीक है, प्योर डीएनए क्यों बोला मैंने? प्योर डीएनए मतलब जो डिज़ायरेबल डीएनए है जो मेरे अंदर है उसको आइसोलेट करना। आइसोलेट मतलब बाहर निकाल लेना, उसको सब चीज़ों से अलग कर देना। सब चीज़ों से मतलब क्या, मतलब अलग करने का मतलब क्या हुआ? आइसोलेशन का मतलब होता है डीएनए किस कहाँ है मेरे अंदर, ये तो नहीं ये डीएनए या फिर ये डीएनए मेरे अंदर। मेरी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, टिश्यूज़ से बनी हुई है। टिश्यूज़ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेल्स। सेल्स में क्या होता है? सेल्स में साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए एंड आरएनए होता है। तो डीएनए को उस सब से निकाल के खींच के बाहर ले आना, या फिर उस डीएनए को जो सराउंडिंग सारी चीज़ें घेरे हुए हैं उसको गला देना। ये दोनों मेथड से अपन उसको आइसोलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक वो आइसोलेट नहीं होगा तब से वो ट्रांसफॉर्म कैसे होगा, वो दूसरे डिज़ायरेबल ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगा कैसे? फिर अपनी जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली फिनोमिनन ही ख़त्म हो जाएगी। सेकंड होता है कटिंग ऑफ डीएनए। कटिंग ऑफ डीएनए मतलब जैसे अभी कटिंग ऑफ डीएनए आपको बहुत अच्छे से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। स्टेप पढ़ो। इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर, देन लास्ट इज ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट इनटू कॉम्पिटेंट होस्ट। अब ये चारों स्टेप्स में छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, जस्ट लाइक इनटू वेक्टर PBR 322। PBR 322 क्या है ये? आई विल एक्सप्लेन यू। ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट इनटू कॉम्पिटेंट होस्ट। व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट एंड व्हाट इज कॉम्पिटेंट होस्ट? चलो, मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ तो मैं बच्चों को ज़्यादा डीपली ना पढ़ा के एक सब छोटे से एग्जाम्पल से जो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए वैसे एग्जाम्पल लेती हूँ। तो अपन एक छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं जिसको आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। बाला मूवी देखी है? बाला, आयुष्मान खुराना वाली, जिसमें वो उसके बाल नहीं होते हैं, गंजा होता है। ठीक है, तो उसी का एग्जाम्पल लेते हैं। ये है बाला,
इसको मैं थोड़ा सा हटाती हूँ, वरना नहीं हटाने से तो कुछ हो नहीं पाएगा। चलो कोई नहीं। सी, ये है बाला और ये है अपना आयुष्मान। आप अपना आयुष्मान मीन्स मेरे को बहुत पसंद है आयुष्मान खुराना, ठीक। ये बाला है, ये है आयुष्मान। बाला वो है जिसके सर पे बाल नहीं है, आयुष्मान वो है जिसके सर पे घने घने लहराते हुए बाल है, ब्लैक कलर के, ठीक है। बाला चाहता है कि मेरे सर पे भी आयुष्मान जैसे बाल हो, ठीक है, लेकिन आयुष्मान अपने बाल काट के इसके सर पे तो लगा नहीं सकता, सही बात। तो होता यह है कि अगर बाला को चाहिए कि वो आयुष्मान जैसे बाल ग्रो करे, वो भी नेचुरली मतलब उसको बाहर से, ऐसा नहीं कि बाहर से इसका एक बाल तोड़ा और मेरे सर पे लगा लिया, जैसे सलमान खान ने करवाया था ट्रांसप्लांट, हेयर ट्रांसप्लांट। आपको पता है हेयर ट्रांसप्लांट कैसे होता है? बॉडी के किसी भी पार्ट से, जस्ट लाइक ये जो अपना ये नेक पार्ट होता है ना, नेक पार्ट से एक बाल खींच के, फिर लंबा बाल होना चाहिए, ठीक है, वो बाल खींच के आप जहाँ जहाँ टकला है आपके वहाँ पे लगा देना, लेकिन खुद के ही खुद से लगते हैं, ऐसे नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट का मतलब होता है अपनी ही बॉडी का बाल सर पे लगा लेना, लेकिन जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें क्या होता है कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिज़ायरेबल डीएनए जीन को निकाल के, जिसमें डिफेक्ट है या फिर जिसमें कमी है उस चीज़ की, उसमें ट्रांसफॉर्म करना, ये होता है। तो ये होता है कि बाला को चाहिए कि इसके अंदर जो जीन है, जो जीन सीक्वेंस which gene sequence which is responsible for the hair growth and head type, वो चाहता है कि मेरे भी आ जाए। वो जीन जो रिस्पॉन्सिबल है हेयर ग्रोथ के लिए और हेयर टाइप के लिए, जो जीन सीक्वेंस इसमें मौजूद नहीं है, इसमें नहीं है तभी तो इसके बाल उड़ गए सारे, ठीक है, और इसमें है तभी उसके पास लहराते हुए बाल है। तो वो जो जीन सीक्वेंस है, जीन सीक्वेंस मतलब समझ रहे हो ना, डीएनए के ऊपर जीन सीक्वेंस है, वो जीन सीक्वेंस वो चाहता है कि मेरे पास आ जाए। चाहने से क्या होता है? चाहने से क्या होता है? चाहने से यही होता है कि वो अब कोशिश करेगा। साइंटिफिकली होता यह है कि अब इस आयुष्मान के जो सेल्स है, टिश्यूज़ है, उसके अंदर पहले उस डीएनए फ्रेगमेंट को निकालना पड़ेगा इसमें ट्रांसफ़र करने के लिए। निकालने के लिए जो फर्स्ट प्रोसेस इज दैट आइसोलेशन ऑफ प्योर डीएनए। प्योर डीएनए, इसके लिए तो वो प्योर डीएनए है जो इसके लिए हेयर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो उसको आइसोलेट कैसे करेंगे, ठीक है। आइसोलेट करने के मैकेनिज्म है जो मैं ये सब रब करूँगी, उसके बाद लिखाऊंगी ताकि आप लिखते रहो, क्योंकि आपके एनसीईआरटी और आपकी मॉड्यूल दोनों में ही आइसोलेशन मैकेनिज्म मेंशन नहीं है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आइसोलेट करना मतलब अब उसमें से खींच के लेके आ गए अपन, ठीक है। अब खींच के लेके आ गए तो अपन डीएनए फ्रेगमेंट को पूरा लेके आएंगे, और आपको पता है डीएनए फ्रेगमेंट यूं 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 होता है कि नहीं, स्पाइरल फॉर्म में होता है। तो अब अपन को जैसे ये पूरा डीएनए फ्रेगमेंट है, ओके, इस डीएनए फ्रेगमेंट के अंदर जो डिज़ायरेबल जीन है अपना, जो जीन अपन को यहाँ से उसमें ट्रांसफ़र करने के लिए चाहिए, जिसको डिज़ायरेबल जीन को अपन फॉरेनर भी बोल देते हैं, फॉरेन डीएनए भी उसी को बोलते हैं, क्योंकि वो उसके लिए तो फॉरेन से ही आ रहा है, इसलिए तो यहाँ पे वो सीक्वेंस मौजूद है, ठीक है। इतने पार्ट में वो सीक्वेंस मौजूद है, तो इतने पार्ट को कट करने के लिए यहाँ पे चाहिए मॉलिक्यूलर सीजर्स। मॉलिक्यूलर सीजर्स इस जेनेटिक इंजीनियरिंग की टूल्स में आता है, जो होता है एंजाइम्स। 3-4 तरह के एंजाइम्स होते हैं जो वो काटने में मदद करते हैं। हो गया, सेकंड हो गया कटिंग ऑफ डीएनए, ठीक, ये ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक कट कर दिया ये डीएनए को। अब देखो एक बात बताऊँ, ये जो डीएनए का जो लेंथ होती है वो 2.2 mm होती है, ठीक है। अब उसमें से अपन को 30,000
जीन्स होते हैं, ठीक है, 30,000 जीन्स होते हैं जो डीएनए फ्रेगमेंट पे मौजूद होते हैं। उस 30,000 में से अपन को सिर्फ एक चाहिए, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हेयर इन आयुष्मान्स हेयर। ओके, तो बात यह है कि उस 30,000 में से एक जीन का सिलेक्शन कैसे करें अपन जो उसमें ट्रांसफ़र करना है अपन को, ठीक है। उसके सिलेक्शन के लिए यहाँ पे इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है। यहाँ पे इसको ये वाला पार्ट जो तोड़ा गया है इसको फ्रेगमेंट किया जाता है, मतलब यूं है ना, इसको फ्रेगमेंट किया जाता है। इस फ्रेगमेंट को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। फिर ये अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाता है। फिर अपन आसानी से उसमें से एक जीन निकाल सकते हैं जो डिज़ायरेबल है अपने लिए। चलो वो तो आगे की बात है, वो अपन पीसीआर में पढ़ेंगे, पॉलीमरिक चेन रिएक्शन में पढ़ेंगे। अब क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप है इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर। जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है वो ये है, आया समझ में, जो अपन को ये चाहिए कि इसमें आ जाए। अब इसको इंट्रोड्यूस करवाना है बाला के अंदर, तो इसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ये चल के तो जाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। इसको चाहिए रिक्शा, जिसको में बैठ के जाएगा। उस रिक्शा को बोलते हैं वेक्टर, उस रिक्शा को बोलते हैं वेक्टर डीएनए दैट इज ऑब्टेन्ड इन बैक्टीरियाज। बैक्टीरिया के अंदर मिलते हैं ये वेक्टर डीएनए, ठीक। तो इस चीज जो इसको फिर इस डीएनए को अपन वेक्टर में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। एक सेकंड, इससे नहीं, थोड़ा कलर डिफरेंस होगा तो ही समझ में आएगा। हाँ, अब इसको अपन वेक्टर में, ये होता है वेक्टर, ओके, ये होता है वेक्टर सॉरी, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ये वेक्टर मैंने सर्कुलर वेक्टर बनाया है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए दैट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो प्लाज्मिड में मिलता है, ठीक है। प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, यहाँ पे दो ऐसे वेक्टर्स हैं जो मोस्ट ऑफ टाइम यूज़ किया जाएगा, जिसकी की अपन स्टडी करेंगे। तो ये प्लाज्मिड का वेक्टर डीएनए है। ये प्लाज्मिड का वेक्टर डीएनए का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर ये होता है कि इसमें रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है। ये अपने आप में रेप्लिकेट हो जाता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये कौन सी सेल में, कौन सी पैसेंजर सेल में, कौन सी होस्ट सेल में डेवलप कर रहा है, बस इसमें खुद से रेप्लिकेट होने की कैपेबिलिटी होती है। अब आप ये दिमाग लगाओ कि जब ये खुद से रेप्लिकेट हो सकता है, खुद से रेप्लिकेट हो सकता है, तो फिर ये जो डीएनए सीक्वेंस, जीन सीक्वेंस अपन ने काटा है, क्यों ना अपन इसको इस वेक्टर डीएनए में ट्रांसफर कर दे। हाँ तो ठीक है, लो कर दो। क्यों किया? कारण ये कि ये वेक्टर डीएनए ही है जो आयुष्मान से उसका जीन लेके, डीएनए लेके बाला के डीएनए में शिफ्ट करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। Introduce recombinant DNA. What is recombinant DNA? प्लाज्मिड का वेक्टर डीएनए जब डिजायरेबल डीएनए को अपने साथ लाइगेट कर लेता है, उसके बाद इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलने लगते हैं, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट हो गया ना, दो तरह के डीएनए मिल गए इसके अंदर। तो टू इंट्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन बाला, दैट्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। आरडीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डिजायरेबल ऑर्गेनिज्म या डिजायरेबल एक्सेप्टेड जीन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना, वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक बात बताओ आप, लास्ट वाली और हो जाती है फिर, ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट इनटू कॉम्पिटेंट होस्ट। यही बोला मैंने, जो इसको इसके अंदर, अब ये इसकी कॉम्पिटेंट होस्ट बोला है इसको, ये मैं आगे समझाऊंगी क्या है ये टर्मिनोलॉजी। एक बात बताओ, क्या ये प्रोसेस इतनी इजी है जितनी मैंने बता दी हवा में? क्या ये प्रोसेस इतनी इजी है जितनी मैंने हवा में समझा दी?
बिल्कुल नहीं है। इट्स अ वेरी 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 टफ प्रोसेस। लेबोरेटरीज में, स्टेरलाइज्ड कंडीशंस में, इंक्यूबेशन पीरियड्स, इतने फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। कंटामिनेशन, मैंने मेरे मास्टर्स के टाइम पे बायोटेक में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, और मान के चलो अगर आप 1 साल से किसी एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो, मतलब आप 25 से 30 बार किसी एक्सपेरिमेंट को दोहरा रहे हो, तो आपको प्योर रिजल्ट, जो डिज़ायरेबल रिजल्ट है, वो या तो नहीं मिलेगा या फिर 1 से 2 बार मिलेगा। सेम प्रोसेस को आपको हर हफ्ते, हर महीने दोहराना पड़ता है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा फैक्टर हो जाता है जो उस एक्सपेरिमेंट को काट देता है, अफेक्ट कर देता है, और अफेक्टेड के बाद में वो एक्सपेरिमेंट मायने नहीं रखता है, और कंटामिनेशन उसमें सबसे बड़ा अफेक्ट करने वाला फैक्टर है। चलो कोई बात नहीं, वो तो बायोटेक की अलग बात है, वो तो आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा, सॉरी। तो अब ये है कि मैंने आपको एक ओवरव्यू बता दिया कि करना क्या है इस मेथड में, ठीक है, करना क्या है। अब होगा कैसे वो बताते हैं, चलो। अब अपना इस प्रोसेस के अंदर कौन से टूल्स है जो काम में आते हैं, तो अपनी हेडिंग होगी टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसको मिटाना ही पड़ेगा। ये समझ में आ गया ना स्टेप्स? अब ये मिटेगा तभी आगे लिख पाएंगे बेटा अपन। टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें अपन 4 चीज़ों की स्टडी करते हैं। बेसिकली 4 टूल्स होते हैं। फर्स्ट इज एंजाइम, सेकेंड इज वेक्टर डीएनए या फिर वेहिकल डीएनए। वेहिकल बोला तभी तो मैंने बोला था रिक्शा की ज़रूरत होती है। और थर्ड वन इज पैसेंजर डीएनए, लास्ट वन इज होस्ट सेल। ठीक है, तो अपन पहले पढ़ेंगे कि एंजाइम कैसे है, क्या काम करता है, कि इस प्रोसेस को, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए। ठीक है, तो पहला है अपना एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, बट नॉट ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम। ये आप जानते हो, एंजाइम्स प्रोटीन से बने हुए होते हैं। बेसिकली ये एंजाइम्स ही होते हैं जो लास्ट में जीन एक्सप्रेशन के लिए जिसको अपन बात करते हैं, वो जीन एक्सप्रेशन एंजाइमेटिक फॉर्म में ही होता है। वो एंजाइम्स ही है जो लास्ट में ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अपना जो आता है एंजाइम, तो कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? फर्स्ट है क्लीविंग एंजाइम। अब एंजाइम नहीं लिखूंगी, एंजाइम एक जगह बार बार लिखने में ना दिक्कत होती है, क्लीविंग से समझ जाना। फर्स्ट है क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग को अपन 3 पार्ट में बांटते हैं, एंडो, एक्सो एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। एंडोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज एंड लास्ट वन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ओके, तो स्टार्ट होता है कि एंडोन्यूक्लियेज, नाम से पता चल रहा है कि अगर डीएनए फ्रेगमेंट को अंदर से, बीच में से काटा जाता है विद द हेल्प ऑफ एनी एंजाइम, दैट्स कॉल्ड एंडो एंजाइम। एंडो एंजाइम जो होता है वो डीएनए फ्रेगमेंट को, अब क्यों काटना है अपन को? याद करो, आइसोलेशन ऑफ प्योर डीएनए का फर्स्ट स्टेप था कि अपन को आयुष्मान की सेल में से अपन को डीएनए बाहर निकालना है। अब वो बाहर कैसे निकलेगा? बाहर कैसे निकलेगा भाई? वो बाहर निकलेगा, मैं बताती हूँ कैसे निकलेगा। कि कोई सेल है, सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। तो सेल किसकी बनी हुई होती है? सेल पहले उसको गलाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अभी बता दूँ, जैसे पहला तो एंजाइम है अपना क्लीविंग एंजाइम, फिर दूसरा अपना आता है सिंथेटाइजिंग एंजाइम।
सिंथेटाइजिंग के दो पार्ट होते हैं, मतलब दो तरीके का होता है सिंथेटाइजिंग। पहला होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और दूसरा होता है डीएनए पॉलीमरेज। क्या बोला मैंने? पहला मैंने एंजाइम बताया है क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग एंजाइम का मतलब होता है कट करना। दूसरा होता है सिंथेसाइजिंग एंजाइम। सिंथेटाइजिंग एंजाइम का मतलब सिंथेसिस करना। किसका सिंथेसिस करना? अपन यहाँ पे डीएनए की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डीएनए ही सिंथेसाइज होगा। अब एक बताना, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन में होता है आरएनए टेम्पलेट पे डीएनए बनना, और रिवर्स मतलब उसका उल्टा। अगर डीएनए टेम्पलेट ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए टेम्पलेट पे आरएनए का बनना, और अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है तो आरएनए टेम्पलेट पे डीएनए बनना। और एट द एंड अपन को तो डीएनए ही चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए से ही मतलब है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से क्या होगा? डीएनए आरएनए टेम्पलेट पे डीएनए बनेगा। और इधर क्या होगा? डीएनए पॉलीमरेज में डीएनए टेम्पलेट पे ही डीएनए की चेन का फॉर्मेशन होगा। ठीक, ये एंजाइम, पहला एंजाइम क्लीविंग, दूसरा एंजाइम सिंथेटाइजिंग। तीसरा एंजाइम है जिसको बोलते हैं अपन लाइजिंग एंजाइम, LYSING। लाइजिंग एंजाइम, लाइजिंग कौन से होते हैं? जो किसी सेल को गला देते हैं। ठीक है, अब चौथा एंजाइम कौन सा है? जॉइनिंग एंजाइम। जॉइनिंग एंजाइम। ठीक, पांचवा कौन सा होता है? पांचवा होता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। चलो एक वन बाय वन पढ़ते हैं। एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं आइसोलेशन ऑफ प्योर डीएनए प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए। चलो ठीक है, तो पहली बात यह है कि क्लीविंग एंजाइम है। क्लीविंग एंजाइम एंडोन्यूक्लियोज, एक्सोन्यूक्लियेज एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये तीन पार्ट में बना हुआ होता है। एंडो होता है तो वो बीच में से कट करता है डीएनए फ्रेगमेंट को। एक्सो करता है 5 डेज 3 डेज सिरे से। पता है ना 5 डेज 3 डेज क्या होता है? डीएनए की पॉलैरिटी होती है। अगर ये 5 डेज है तो ये 3 डेज होगा। तभी तो ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर रीड किए जाएंगे सीक्वेंस को। ऐसे रीड कैसे किया जाएगा? ठीक है। फिर तीसरा होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। बेसिकली ये इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए इसके बारे में अभी अपन आगे पढ़ने वाले हैं पूरा डिटेल में। ठीक है, अब दूसरा है सिंथेटाइजिंग एंजाइम। सिंथेटाइजिंग एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डीएनए पॉलीमरेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है आरएनए टेम्पलेट पे डीएनए का बनना, और डीएनए पॉलीमरेज का मतलब होता है डीएनए टेम्पलेट पे ही डीएनए चेन का बनना। ठीक, अब आगे है जॉइनिंग एंजाइम। जॉइनिंग एंजाइम दो डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम काम करता है, वो होता है जॉइनिंग एंजाइम। फिर आगे नेक्स्ट है लाइजिंग। लाइजिंग होता है किसी भी सेल को गला देना, गलाने के लिए भी काम आएगा। गलाना क्यों ज़रूरी है वो अभी बताती हूँ मैं क्यों ज़रूरी है। देन नेक्स्ट लास्ट वन एल्कलाइन फॉस्फेटेज। एल्कलाइन फॉस्फेटेज वो एंजाइम होता है जो डीएनए फ्रेगमेंट को काटता है 5 डेज सिरे से, 5 डेज एंड से काटेगा, तो काटने के बाद में कुछ ऐसा करता है कि वो वापस से सर्कुलर फॉर्म में नहीं आ पाता है। जैसा काटा है वैसा का वैसा रहता है। तो ज़रूरी वो भी है। अगर सोचो यहाँ से अपन ने काट दिया वापस लिपट गया, यहाँ से काट दिया वापस लिपट गया, तो अपने काटने का मतलब क्या हुआ? अगर काट के ये लीनियर फॉर्म में आ जाए तो वो एल्कलाइन फॉस्फेटेज का काम होता है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ इसका इम्पोर्टेंस। टूल्स में पहला टूल डिस्क्राइब कर दिया मैंने, दैट इज एंजाइम।
मैंने बताया था कि जो पहला स्टेप होता है आइसोलेशन ऑफ प्योर डीएनए, उसमें समझाती हूँ कि एंजाइम्स का क्या रोल है। सेल वॉल, तीनों तरह की सेल वॉल देख लेंगे अपन, बैक्टीरिया की भी देख लेंगे, प्लांट की भी देख लेंगे और एनिमल की भी देख लेंगे। पहले देखते हैं बैक्टीरिया, सेकंड प्लांट एंड थर्ड वन इज एनिमल। ठीक, अब बात आती है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई होती है। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ने के लिए कौन से एंजाइम को यूज किया जाता है? दैट इज लाइसोजाइम। प्लीज नोट्स बना लो, ये नहीं मेंशन है आपके किसी भी मॉड्यूल या फिर एनसीईआरटी में। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीविंग ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। सेकेंड प्लांट सेल हमेशा सेलुलोज की बनी हुई होती है, तो जो एंजाइम सेलुलोज को काटता है दैट इज सेलुलेज। चलो एनिमल सेल किससे बनी हुई होती है? एनिमल सेल किससे बनी हुई होती है? मतलब बताओ, अगर तुम लोग क्लासरूम में होते ना और मेरे को इसका जवाब दे देते ना, सच बता रही हूँ, बैग के अंदर जो 5 स्टार या फिर किटकेट जो भी होती ना, पकड़ा देती तुम्हारे हाथ में। दिल जीत लिया होता अगर तुमने इसका जवाब दे दिया होता। अरे एनिमल सेल है, एनिमल सेल में किसी तरह की सेल वॉल ही नहीं होती, तो किसको गलाओगे, किसको काटोगे? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। जरूरत ही नहीं है, आपको चेक करने के लिए एनिमल लिखा था यहाँ पे एनिमल ना होके फंगस लिखना है मुझे। अब फंगस किसका बना हुआ होता है? काइटिन। तो काइटिनेज जो एंजाइम होता है वो काइटिन को काटता है, काइटिनेज। ठीक, सेल है, सेल को गला दिया अपन ने। अपन का भी चल रहा है आइसोलेशन ऑफ प्योर डीएनए। डीएनए को आइसोलेट करना है, तो डीएनए को आइसोलेट करने के लिए सबसे पहली रुकावट है सेल, क्योंकि सेल के अंदर ही है डीएनए। तो सेल को अपन ने गला दिया। ठीक, सेल को गला दिया अपन ने। अब सेल को गलाने के बाद अपने पास में अपने आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल थी, अब अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल। अब नेक्स्ट है अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरी जिसको गलाना है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइपेज की बनी हुई, लिपिड की बनी हुई होती है, तो लाइपेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। तो यहाँ पे लाइपेज हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं अपन, बीच में कहीं पे भी डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान देते चलो तुम। ठीक है, मैं इसलिए ज़ीरो से उठा रही हूँ, बेसिक से उठा रही हूँ, क्योंकि मैंने जब पढ़ा था तो मेरे को भी नहीं पता था कि ये चल क्या रहा है। सब समझ में आ गया था, इसके लिए ये काम आता है, उसके लिए। और तो करना क्यों है? करना इसलिए है कि अपन को डीएनए निकालना है सेल में से। वो डीएनए निकालने के लिए अपन जो बैरियर है, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आरएनए, प्रोटीन, उनको गलाना पड़ेगा। फिर लास्ट में अपन डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। ये किसी ने नहीं बताया था, जो मैं अब बता रही हूँ। स्टूडेंट लाइफ में जो क्वेश्चंस उठते हैं 90% तो मुझे भी पता होता है क्या उठते हैं। ठीक है, अब आती है अपनी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है नेक्स्ट अपना। देखो ये अपना सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर साइटोप्लाज्म होता है। तो तीसरा पॉइंट है अपना साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म किससे बना होता है? प्रोटीन से, और प्रोटीन को गलाने वाला एंजाइम प्रोटीएज। प्रोटीएजेज। चलो साइटोप्लाज्म को भी गला दिया अपन ने, क्लीविंग कर दी अपने साइटोप्लाज्म सीपी। अब क्या बचता है? अब क्या बचता है? अब अंदर क्या बचता है? साइटोप्लाज्म के अंदर बचता है डीएनए एंड आरएनए। डीएनए आरएनए को गलाओ, आरएनए को गलाओ आरएनए से। चौथा, आरएनए विल क्लीव्ड बाय आरएनएज एंजाइम। ठीक, लास्ट में बचता है डीएनए। अब डीएनए को गलाओ डीएनए से। गला दूं? अरे उसी को गला देंगे तो फिर आइसोलेट किसको करेंगे? अपन आगे की जो प्रोसेस है वो परफॉर्म कहाँ से करेंगे? डीएनए को नहीं गलाना है फ्लो में कि हाँ सब समझ में आ गया, डीएनए से डीएनए को गला दो ना। बस ये गल गया, ये गल गया, ये गल गया, ये गल गया, लास्ट में इस सेल के अंदर बचा अपने पास ओनली डीएनए। आरएनए भी गया, गयो, यो भी गयो, यो भी गयो, लास्ट में बच्चो डीएनए। फाइन। अब ये मिल गया अपन को प्योर डीएनए। नेक्स्ट अपना पॉइंट है कटिंग डाउन ऑफ डीएनए। सेकेंड, आइसोलेशन ऑफ प्योर डीएनए। सेकेंड स्टेप इज कटिंग ऑफ डीएनए। आइसोलेशन में और कटिंग में दोनों में ही एंजाइम्स की ही भागीदारी होती है, तो इसीलिए मैं एंजाइम्स वाले टूल में ही पढ़ा रही हूँ आपको ये। कटिंग ऑफ डीएनए बताया था। एंडोन्यूक्लियस विल कट डाउन इन मिडिल है तो फ्रेगमेंट। एक्सोन्यूक्लियस विल कट डाउन द डीएनए इन लास्ट 5 days और 3 days एंड। लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ से काटेगा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, दैट इज इट इज़ हाईली स्पेसिफिक फॉर द साइट। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमेशा डीएनए की साइट पर मौजूद एक जीन सीक्वेंस होता है, उसके लिए हाईली स्पेसिफिक होता है। हर बैक्टीरिया के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अलग अलग होता है। अब बैक्टीरिया नाम क्यों बोला? क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट ही अपन बैक्टीरिया से ही करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमेशा बैक्टीरियाज में ही मिलते हैं। उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो वहाँ से जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं जीन सीक्वेंस के लिए। एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जीन सीक्वेंस जो उसके लिए ज़रूरी है वो दूसरा वाला कॉपी नहीं कर सकता है, वो उसके लिए स्पेसिफिक होता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की। चलो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की बात कर रहे हैं अपन। तो अपन मैंने अभी बताया ना ये साइट स्पेसिफिक होता है। चलो मैं बताती हूँ ये साइट स्पेसिफिक कैसे होता है। जैसे मैंने एक जीन सीक्वेंस लिखा GAATTC, ठीक है। अब इसको इसका जस्ट उल्टा लिखो। उल्टा मतलब इसका सीक्वेंस लिखो CTTAAG। ये ऐसा नहीं है कि मैंने उस यहाँ से इसको स्टार्ट कर दिया, ये इसलिए है कि जहाँ जैसे अपन जानते हैं ना डीएनए के अंदर प्यूरिन और पायरिमिडीन के बॉन्ड बनते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ATGC मतलब एडिनिन ग्वानिन जो होते हैं प्यूरिन के, वो थाइमिन और साइटोसिन से जुड़ते हैं। तो एडिनिन जुड़ता है थाइमिन से और साइटोसिन जुड़ता है ग्वानिन से। तो अब वही जुड़ाया मैंने, ग्वानिन, साइटोसिन, एडिनिन थाइमिन, एडिनिन थाइमिन, एडिनिन थाइमिन, एडिनिन थाइमिन एंड साइटोसिन और साइटोसिन और ग्वानिन। ठीक है, यही हुआ सीक्वेंस। अब होता यह है
कि ये जो इस तरीके का सीक्वेंस हुआ ना, जिसमें ऊपर वाला सीक्वेंस का ये जस्ट अपोजिट, मतलब इधर से रीड करने से और इधर से रीड करने से दोनों सेम सीक्वेंस आ रहा है, ये सीक्वेंस बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ एक जीन सीक्वेंस जो आगे और पीछे दोनों से पढ़ने से सेम हो। जैसे आगे से इसको पढ़ा तो ये हुआ और पीछे से इसको पढ़ा तो ये सेम हुआ, तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। अब होता क्या है, ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है ना, इसी के ऊपर साइट होती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कट करने वाली। जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस सीक्वेंस पे काम करेगा जो इस सीक्वेंस के लिए ही हाईली स्पेसिफिक है, जो EcoR1 में पाई जाती है। हर बैक्टीरिया के लिए हर बैक्टीरिया के लिए एक साइट जो होती है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए स्पेसिफिक होती है, वो दूसरा बैक्टीरिया कॉपी नहीं कर सकता है। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होगा वो G और A के बीच में से काटेगा इसको, इधर भी G और A में से काटेगा, तो काट दो उसको। ठीक ठीक, तो अब काटने से ये ऐसे बना, बना कि नहीं बना? ये काट दिया अगर तो ये दो अलग अलग बन गए, लेकिन इन दोनों को देखो आप कि ये दोनों अगर अपन वापस पास में लाते हैं, लाइगेज एंजाइम की सहायता से इनको चिपकाते हैं, तो ये चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा? ये सीक्वेंस अलग अलग सीक्वेंस तो वही है ना, जो एक दूसरे के लिए आइडेंटिकल सीक्वेंस चाहिए इनको, वही है ना। तो इसलिए ये जो काटा गया है ना, ये जो एंड है, इस एंड को बोलते हैं स्टिकी एंड। स्टिकी मतलब चिपचिपा एंड, चिपचिपा मतलब ये दोनों यहीं से ही चिपकेंगे जीन सीक्वेंस को रीड करके, क्योंकि इनको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से काटा ही ऐसा ही गया है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टिकी एंड। अब मैंने 3 चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। दूसरा मैं ये बोल रही हूँ कि ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे एक स्पेसिफिक साइट होती है, वहाँ पे ये काम करता है। पैलिंड्रोमिक साइट सीक्वेंस क्या होता है? ये 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ एक सीक्वेंस होता है जो आगे और पीछे दोनों तरफ से पढ़ने में सेम होता है। ठीक है। तीसरा होता है स्टिकी एंड। स्टिकी एंड होता है कि जहाँ से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे जहाँ से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको काट रहा है, तो वो एंड जो होता है वो सीक्वेंस में अपोजिट होता है, मतलब उनको चिपकाने से वापस वो उसी सीक्वेंस में चिपक जाएंगे, उसको बोलते हैं स्टिकी एंड। कॉम्प्लीमेंट्री होता है ये। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, तो मतलब ये उल्टे उल्टे दोनों बॉन्ड बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। अब बात अपनी आती है कि जो अपना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो काटता किस बॉन्ड को है। अपन ने बोला कि जुड़ तो वो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड से, लेकिन वो काटता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को। तो ये तीसरी चीज़ लिख लेना, कट डाउन। कौन सा करता है? कट डाउन करता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को। फाइन। मतलब जो अपना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो दोनों सीक्वेंस के बीच में जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, अब पता होना चाहिए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत अच्छे से बताऊंगी, बस अभी तो ये पता कर लो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को काटता है। ठीक है। चलो अब ना आपकी शीट में ना एक पूरा ब्लॉक बना हुआ है, इंडेक्स बना हुआ है, जिसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिए हुए हैं, जैसे EcoRI, SAM1 एंड HIND3, ये सब दिए हुए हैं, और उनके एंड्स दिए हुए हैं, उनके स्टिकी एंड्स दिखाए हुए हैं, उनका जीन सीक्वेंस बताया हुआ है।
मुझे लगता नहीं है कि वो यहाँ डिस्कस करना चाहिए। जैसे एक मैंने ये तो इको आर आई का बता दिया, मैंने इको आर फर्स्ट का बता दिया, मैंने इकोलाई में जो यूज़ होता है वो बता दिया। वैसे ही 3 और है, वो पढ़ लेना मतलब एक बार देख लेना उसको। जैसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का एक एग्जांपल और लेते हैं, एंड मैडम डीएनए, इसको चाहे यहां से रीड कर लो, इसको चाहे यहां से रीड कर लो, दोनों बराबर लिखा हुआ है, एंड मैडम डीएनए, एंड मैडम डीएनए। इसीलिए बोलते हैं कि पॉलिंड्रेमिक, क्या था नाम उसका, पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस हाईली स्पेसिफिक फॉर द जीन सीक्वेंस। अब आता है नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़े अपन ने, उनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण, नामकरण कैसे दिया जाता है। जैसे मैंने लिख दिया इको आर आई, इको आर आई क्या है, ई को आर फर्स्ट, फर्स्ट बोल दो या आई बोल दो, वो से बोला फर्स्ट ही जाता है, आई तो मुंह से निकल जाता है, क्योंकि अपन इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर न्यूमेरिकल बहुत कम बोल पाते हैं, ठीक है। इको आर आई में, इको आर फर्स्ट में जो ई है वो बताता है बैक्टीरियल जीनस को, दैट विल डिनोट बैक्टीरियल जीनस। नेक्स्ट जो CO लिखा हुआ है वो क्या है, बैक्टीरियल जीनस है, ई इज डिनोटेड बाय बैक्टीरियल जीनस CO। ये जो है इसको ये डिनोट करता है स्ट्रेन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि ये किस ऑर्गेनिज्म का स्ट्रेन है। और जो ये 1 2 3 दिया हुआ होता है, जैसे हिंड थर्ड दिया हुआ होता है, ये बेटा नंबर ऑफ ऑर्डर है जिससे स्ट्रेन से जिसको आइसोलेट करने का नंबर होता है। मतलब ये कौन से नंबर पे, कौन से ऑर्डर पे उसको आइसोलेट किया गया है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेन। number of order in which the enzyme were isolated from strain। ओके, बात खत्म। ये होता है नोमेनक्लेचर, ऐसे इसको नोमेनक्लेचर बोलते हैं। इको आर फर्स्ट में कैसे बोलते हैं, इज डिनोटेड बाय बैक्टीरियल जीनस, और बीच वाला जो होता है, चाहे वो 2 में हो चाहे वो 3 में हो, वो होता है स्ट्रेन ऑफ ऑर्गेनिज्म। और जो लास्ट में जो 1 2 3 मार्क दिया होता है वो होता है नंबर ऑफ ऑर्डर इन विच द एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रेन। फाइन, चलो अब नेक्स्ट अपना आता है वेक्टर डीएनए। कॉपी का पेज पलटो। मैंने स्टार्टिंग में जो यहाँ पे ओवरव्यू लिखाया था उसमें पहला था आइसोलेशन ऑफ प्योर डीएनए, फिर दूसरा था कटिंग ऑफ डीएनए। दोनों पढ़ चुके हैं अपन विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, लाइसोजाइम, ये मतलब जितने भी एंजाइम्स अभी तक पढ़े अपन ने। अब तीसरा क्या था, तीसरा था इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल डीएनए इनटू वेक्टर। वेक्टर भी कौन सा था, PBR 322 ये था। तो तीसरा अपना है वेक्टर में। और अपन अभी तक क्या पढ़ रहे हैं, अभी अपना जो टॉपिक चल रहा है दैट इज टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में 4 टूल्स इंक्लूडेड है, एंजाइम्स, वेक्टर डीएनए या फिर व्हीकल डीएनए, तीसरा पैसेंजर डीएनए, एंड लास्ट वन इज होस्ट सेल। तो इसका पहला टूल पढ़ चुके हैं अपन एंजाइम, दूसरा टूल है अपना वेक्टर डीएनए।
वेक्टर डीएनए, व्हाट इज द मीन बाय वेक्टर डीएनए और वेहिकल डीएनए? क्या होता है? यूज्ड एज ए कैरियर फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ डिजायरेबल डीएनए इनटू अ सुटेबल होस्ट सेल। क्या बोला मैंने? मतलब ये एक कैरियर डीएनए की तरह काम करता है, जो कि एक डिजायरेबल डीएनए को होल्ड करता है अपने अंदर, उसका रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेशन करता है, उसकी नंबर्स बढ़ाता है और उसके अंदर सूटेबल कंडीशंस में फिर वो होस्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। बहुत बड़ा रोल होता है। विदाउट वेक्टर या फिर वेहिकल डीएनए कुछ भी नहीं पॉसिबल होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है ना। तो अब अपन पढ़ते हैं कि ये जो वेक्टर डीएनए, जो वेहिकल डीएनए होता है, ये बेसिकली कौन होते हैं? ये होते हैं प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेजेस, ठीक है। और भी होते हैं, और भी है, ऐसा नहीं है कि और नहीं होते हैं, जैसे फास्मिड हुआ, YAC हुआ, BAC हुआ, ये सब नॉर्मली है। ये स्पेसिफिक होते हैं कि इसी में ही किए जाएंगे, लेकिन 80-90% मोटे तौर पे अगर ट्रांसफर के लिए, डिजायरेबल डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए अगर किसी वेक्टर का यूज किया जाता है तो वो बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड को ही यूज किया जाता है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज होता क्या है। प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच इज फाउंड इन बैक्टीरियाज एंड इन द फॉर्म ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। मतलब बैक्टीरिया के अंदर खुद का डीएनए होता है, खुद के डीएनए, खुद के जेनेटिक मटेरियल के अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का होता है और जो सर्कुलर फॉर्म में होता है। डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर फॉर्म में है और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है। सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये होता है कि ये खुद की कॉपी बनाने में सक्षम होता है, सेल्फ रेप्लिकेट हो जाता है। इसको बैक्टीरियल सेल की या फिर किसी की होस्ट सेल की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अंदर ही ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है कि दैट कैन बी कैपेबल फॉर द इट्स सेल्फ रेप्लिकेट। ओके, दूसरा वाला होता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज एक तरीके के वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करने वाले वायरस होते हैं, ये भी यूज़ किए जाते हैं एज द वेहिकल डीएनए या फिर वेक्टर डीएनए। आई बात समझ में? चलो अब मैं एक चीज़ पढ़ाती हूँ आपको। मैं ये पढ़ा रही हूँ कि अपन ने ये बता दिया कि ये जो सर्कुलर डीएनए है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ये खुद से रेप्लिकेट होने की क्षमता रखता है। इसलिए अपन इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर आयुष्मान का जीन निकाला और वो यहाँ अपन ने चिपका दिया। तो फिर सोचा कि जैसे ये रेप्लिकेट होगा तो साथ साथ में इसकी कॉपी भी रेप्लिकेट होती रहेगी, होएगी। चलो, तो ये सोचा तो सही, लेकिन ये सच्ची में इतना इजी टास्क होता है क्या? सच में ये इतना इजी टास्क होता है जिस तरीके से बोल दिया जाता है? बिल्कुल नहीं होता है। इसके अंदर हाईली स्पेसिफिक ऐसे रीजंस होते हैं, हाईली स्पेसिफिक ऐसे मेटाबोलाइट एक्टिविटीज होती है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डिजायरेबल डीएनए और इट्स सेल्फ डीएनए, ठीक है। तो वो पढ़नी पड़ेगी अपन को। तो अपन अपना टॉपिक अब ये है, मैंने अभी बोला कि क्या स्पेसिफिक चीज़ें होती है, क्या स्पेसिफिक साइट होता है जिससे ये एकदम से रेप्लिकेट होने की कैपेबिलिटी रखता है। तो उसके लिए मैंने एक चीज़ लिखी है, फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू वेक्टर। क्लोनिंग क्या होती है? क्लोनिंग होता है जो अपना फ्रेगमेंटेड डीएनए है, जो डिजायरेबल डीएनए है, जिसके अपन कॉपीज चाहते हैं, वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, मतलब मल्टीपल कॉपीज बनना, दैट इज कॉल्ड क्लोनिंग उस डीएनए की। वो कैसे हो पाएगी मल्टीपल कॉपीज? उसके लिए प्लाज्मिड के अंदर, प्लाज्मिड मतलब PBR 322, अब वो डायग्राम जो बनाया ना, उस पर ध्यान देना है अपन को। वो मैं बताऊंगी कैसे देना है, उसकी स्टडी कर रहे हैं अपन। तो उसके अंदर स्पेसिफिक साइट्स होते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो पहला साइट होता है जिसको बोलते हैं ओरी। बेटा ये इंपॉर्टेंट है बहुत।
ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, 12th बोर्ड के, और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार ये डायग्राम ही छाप दिया जाता है और ना आपसे 3 चीज़ें पूछ ली जाती है। ओरी रीजन कौन सा है, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन ये रीजन कौन सा है, या फिर रोप का क्या काम है, आरओपी रोप का क्या काम है, ये सब मैं धीरे धीरे डिस्क्राइब करूंगी, बस आप देखते चलो। ओके चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। पहला ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, पहला रीजन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं ओराई। ओराई दिख रहा है ये, बस इसी की बात हो रही है। सेकंड सेलेक्टेबल मार्कर, तीसरा क्लोनिंग साइट, these 3 sites are responsible highly specific for the replication of extra chromosomal DNA which was connected with desirable DNA। ओके तो बात करते हैं अब, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। मैं लिखूंगी नहीं, मैं बताऊंगी आपको, ठीक है, जो स्पेसिफिक पॉइंट होंगे जो लगा मुझे जरूरी है बस वही लिखूंगी मैं। पहला होता है ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, नाम से पता चल रहा है कि यहाँ से ओरिजिन स्टार्ट होने वाला है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होने वाला है। चलो ठीक है, यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, मतलब जैसे ही डीएनए फ्रेगमेंट फॉरेन डीएनए या फिर डिजायरेबल डीएनए को प्लाज्मिड से, अब जो मैं स्ट्रक्चर इतनी देर से स्ट्रक्चर बना रही थी ना, वो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, यहाँ पे जो चिपका देते हैं वो बेसिकली ये वाली स्ट्रक्चर है। ये वाली स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्पेसिफिक रीजंस बता दिए हैं मैंने, इसलिए इसको बड़े तरीके से बताया मैंने, ठीक है। तो ओराई वो रीजन है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो लिख लेना यहाँ पे, फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन बिगिन। ओके, सेकेंड वन इज सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर ये क्या होता है, सेलेक्टेबल मार्कर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या फिर बोल सकते हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब इन मतलब क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब क्या हुआ, हाँ देखो मतलब ये हुआ कि सेलेक्टेबल मार्कर में ऐसी चीज, कई सारी एंटीबायोटिक्स होती है, जैसे जिसको बोलते हैं अपन एंटीबायोटिक्स, जैसे एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, ठीक है, साइक्लिन, ये सब ऐसी सारी है ना एंटीबायोटिक्स होती है दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंशिएशन इन रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब ये चीज़ कैसे पता करते हैं अपन, ऐसे पता करते हैं, जैसे ये जो 2 रीजन दिख रहे हैं आपको, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन, इसके ऊपर मैंने RR लिखा है दोनों के ऊपर, दैट मीन्स कि ये वाली साइट जो है वो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट है और ये वाली साइट जो है वो एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट है। चलो ठीक है, रेजिस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि अगर अपन इस प्लाज्मिड को किसी या तो एम्पिसिलिन वाले मीडियम में कल्चर करवाएं या फिर अपन इसको करवाएं टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में कल्चर, तो ये दोनों में कल्चर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों का ही रेजिस्टेंट मौजूद है, तो रेजिस्टेंट मौजूद है मतलब सरवाइव कर जाएगा, क्योंकि पहले से रेजिस्टेंट मिला हुआ है, रेजिस्टेंट टेट्रासाइक्लिन का है मतलब सरवाइव कर जाएगा। लेकिन होता यह है कि अगर अपन डिजायरेबल डीएनए को, हाँ मैं पेन
चौक चेंज करूँगी ना तब दिखेगा आपको। ओके, हाँ इससे दिख जाए शायद। और कौन सा है, चलो कोई नहीं, पिंक 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 पिंक। अब अपन को करवाना क्या है, करवाना अपन को ये है कि ओराई जो है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। वो कैसे स्टार्ट होगा, जैसे ही इसमें डिजायर्ड डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। अब डिजायर्ड डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं ना बेटा, ये हाईली स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी आके जोड़ दोगे आप, नहीं, ये ब्लॉक्स में ही यहाँ पे आके आपको डिजायरेबल जीन को जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा, मैंने एक चीज बताई थी आपको कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। मतलब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्लाज्मिड को कट करता है वो ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिजायरेबल डीएनए को कट करेगा। क्यों कट करेगा, कि दोनों के स्टिकी एंड्स बन जाए और जब लाइगेज एंजाइम से इनको चिपकाएं तो दोनों चिपक जाएं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होना चाहिए, वो किसकी वजह से होगा, वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मौजूदगी की वजह से ही होगा। ठीक है, अब बात ये है कि ये जो अपना डिजायरेबल डीएनए है जो आयुष्मान की कोशिका सेल से अपन ने उठाया था, उस डीएनए को अपन बाला की सेल में, होस्ट सेल में, बाला को अपन बोल रहे हैं होस्ट सेल, उसमें अगर अपन को ट्रांसफर करवाना है तो बीच में एक रिक्शा चाहिए। वो रिक्शा ये है, पहले इस रिक्शा में इंसर्ट कराओ, इस प्लाज्मिड में इंसर्ट कराओ। ठीक है, तो इसमें इंसर्ट कराने के लिए या तो अपन इसको एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट वाली साइट पे इंसर्ट करवाएं या फिर इसको अपन करवाएं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वाली साइट के ऊपर। तो मैं करवाती हूँ इसको टेट्रासाइक्लिन वाली से करा देती हूँ। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम BAM-H1 है, सेल 1 है। तो जो ये BAM-H1 है ना, ये दोनों से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये इसीलिए लिखा गया है कि टेट्रासाइक्लिन वाली साइट इसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटी जाएगी। इसका मतलब कि तुम लोग डिजायरेबल डीएनए को भी इसी कैंची से काटोगे। ठीक है, कैंची हुई, मॉलिक्यूलर सीजर ही हुई ना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो अपन अब इसको भी BAM-H से काटते हैं, आयुष्मान की सेल में से BAM-H से काटते हैं। जैसे ही अपन इस डीएनए को काट के यहाँ पे इंसर्ट कराया अपन ने, यहाँ अपन ने वो वाला डीएनए इंसर्ट करा दिया। ठीक, कौन सा है ये डीएनए, ये वो डीएनए है, डिजायरेबल डीएनए है जो अपन को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करवाना है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मिड। तो अपन पहले प्लाज्मिड में करवा रहे हैं। प्लाज्मिड में इसलिए करवा रहे हैं कि वो रेप्लिकेट होके बहुत सारी कॉपीज बना ले। ठीक है, क्योंकि उठाया तो अपन ने एक ही डीएनए था, लेकिन वो एक का एक ही थोड़ी ट्रांसफर करेंगे। जरूरी थोड़ी है जो एक का एक अपन ने उठाया वो सक्सेसफुली उसमें इंसर्ट होके सब कुछ अपना काम कर दे। कितने ही एक्सपेरिमेंट, लेसन की शुरुआत में ही बोला था कि बायोटेक के एक्सपेरिमेंट कंटामिनेशन की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से, टेम्परेचर फैक्टर, इतने लाखों फैक्टर्स होते हैं जो उसको कंप्लीट होने से रोकते हैं। इसलिए रेप्लिकेशन कराया जाता है कि अपन बहुत सारी तादाद में करवाएंगे तो एक तो होगा जो अपन को सक्सेस दिला दे, बस इसीलिए। अब होता क्या है कि अपन ने BAM-H1 से काटा, BAM-H1 से ही यहाँ से काटा और इसको इस जोन पे चिपका दिया। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि पहले इसको एम्फिसिलिन में कल्चर करा रहे थे, ये हो गया क्योंकि रेजिस्टेंस जीन मौजूद है। टेट्रासाइक्लिन में करवा रहे थे, हो गया क्योंकि रेजिस्टेंस जीन मौजूद है। अब मैं दोनों में कराऊं तो किस में होगा और किस में नहीं होगा, क्या नहीं होगा, सर्वाइवल, उस प्लाज्मिड का सर्वाइवल किस में होगा और किस में नहीं होगा। एम्फिसिलिन में हो जाएगा क्योंकि एम्फिसिलिन वाली साइट पे अपन ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, जैसी थी वैसी की वैसी है। क्या टेट्रासाइक्लिन वाली साइट पे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन वाली रेजिस्टेंट जीन में ही अपन ने छेड़छाड़ करके डिजायरेबल जीन को इंसर्ट करवाया है। तो इंसर्ट करवाने के लिए पहले उसका भी टुकड़ा तोड़ के फेंका होगा अपन ने, उस टुकड़े तोड़ने की वजह से ही अपन को यहाँ पे बीच में ये डाला होगा। अगर नहीं भी फेंका होगा तो एक रबड़ को
तोड़ के फिर बीच में दूसरा लगा दिया तो भी दोनों के सीक्वेंस तो चेंज हुए ना, बीच में सीक्वेंस दूसरे का आ गया, बीच में डिजायरेबल का सीक्वेंस आ गया, फिर वो पुराना सीक्वेंस चल गया। तो टेट्रासाइक्लिन के लिए जो रजिस्ट्रेंट सीक्वेंस था वो डिस्टर्ब हो गया। तो ये टेट्रासाइक्लिन वाली कल्चर में, पेट्री डिश में बिल्कुल भी कल्चर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब बताओ इसको सेलेक्टेबल मार्कर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? सेलेक्टेबल मार्कर मतलब इसने रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में फर्क किया कि नहीं किया? रिकॉम्बिनेंट होता है प्लाज्मिड के अंदर डिजायरेबल डीएनए को प्रोड्यूस करवा दिया, तो जो बनने वाला डीएनए है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा है? जैसा पहले था। तो दोनों में डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? करवाया कि नहीं करवाया सेलेक्टेबल मार्कर? सेलेक्टेबल मार्कर जैसे एम्फिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरेमफेनिकोल, ये जो एंटीबायोटिक होती है इन्हीं को बोलते हैं। ये हेल्पफुल होती है फॉर द डिफरेंशिएशन इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब एम्फिसिलिन में कर जाएगा, टेट्रासाइक्लिन में नहीं करेगा। ऐसी 10 से 12 पेट्री डिश लगाएंगे, किसी पेट्री डिश में दोनों डालेंगे, किसी में एक डालेंगे, किसी में क्या पता किसी में टेट्रासाइक्लिन में कर भी जाए, क्या अपन को थोड़ी पता है। अब ये चीजें इतनी माइक्रो लेवल पे होती है ना कि छोटे छोटे जो माइक्रोस्कोप होते हैं ना उन पे भी नहीं देखी जाती है। या हाईली रिजोल्व्ड वाले जो बड़ी बड़ी लैब में मिलते हैं उन्हीं से देखा जा सकता है इनको कि अपना एक्सपेरिमेंट सही हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जो नॉर्मल लैब्स होती हैं उनमें तो ये चीज़ें 10 से 15 पेट्री डिश, 10 से 15 ही क्या, कम से कम 50 से 60 पेट्री डिश में देखी जाती है, तब जाके एक सक्सेस मिलती है। तो कई बार ऐसा होता है कि अपन को लग तो गया कि अपन ने जोड़ दिया होगा, जाके जुड़ गया होगा अपने आप, कई बार वो नहीं जुड़ता है। नहीं जुड़ता है तो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन में वो ग्रो कर जाएगा, तो वो भी अपना एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। ऐसा हुआ तो बेटा ये होता है सेलेक्टेबल मार्कर का काम। अब एक बात बताओ कि ये जो प्रोसेस है ये कितनी टाइम टेकिंग है? टाइम टेकिंग है। लेबोरेटरीज के अंदर ज़्यादा पेट्री डिश यूज़ करना और फिर ज़्यादा खर्चा करना, ये सब वाली चीज़ हो गई ना। सब में कल्चर मीडियम देना पड़ेगा, पेट्री डिश करवानी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, सबको रख रखाव देना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा, ठीक है, इंक्यूबेट करना पड़ेगा। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस को कम करने के लिए एक दूसरी प्रोसेस आती है जिसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल एक्टिवेशन। इंसर्शनल एक्टिवेशन क्या होता है? इंसर्शनल एक्टिवेशन होता है किसी डिजायरेबल डीएनए या किसी फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस करवा के प्लाज्मिड की एक्टिविटी को इनएक्टिवेट कर देना। ये होता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। वापस बोल रही हूँ मैं कि किसी फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस करवा के प्लाज्मिड की एक्टिविटी को इनएक्टिव कर देना, दैट इज कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे ये बैक्टीरिया सेल है, ये बैक्टीरिया सेल है, ठीक है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है और ये इससे प्लाज्मिड सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर फॉर्म में अटैच्ड है। ठीक है, अब मैंने याद करो लैकोपेरोन में एक एंजाइम पढ़ाया था बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैकोपेरोन में पढ़ाया था क्योंकि वो बैक्टीरिया में ही मिलता है, याद करो। तो होता क्या है कि इस प्लाज्मिड के अंदर किसी ना किसी साइट पे, ये कितनी साइट है ये तो ना, किसी ना किसी साइट पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम होता है। चलो होता है। अब ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम होता है, इसकी वजह से जब इस बैक्टीरियल सेल को क्रोमोजेनिक मीडियम में रखा जाता है, जब इस बैक्टीरियल सेल दैट इज कंटेनिंग विथ
इट्स सेल जेनेटिक मटेरियल एंड प्लाज्मिड, इस प्लाज्मिड के ऊपर लोकेटेड है बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाली साइट, ठीक है। इसको अगर अपन क्रोमोजेनिक सब्सटेंस से ट्रीट करें, ठीक है, तो ये कलर देता है ब्लू। ब्लू कलर का आने का मतलब ये है कि ये प्योर बैक्टीरियल सेल है, इसे ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है, ये रिकॉम्बिनेंट सेल नहीं है। रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है जिसमें अपन डिजायरेबल कोई डीएनए बाहर से डाल दें, ठीक है। अब होता ये है कि ये ब्लू कलर शो कर रहा है, ठीक है। अगर अपन इस डीएनए, इस प्लाज्मिड के अंदर अपना वाला फॉरेन डीएनए इंसर्ट करवा दे किसी भी साइट पे, जहां पे वो साइट है ना, किसी भी साइट पे करवा दे, तो होता यह है कि ये उस साइट पे अगर करवा दिया अपन ने कि ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। जैसे ही अपन ने ये करवाया तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, तो वो ये सीक्रेट नहीं होगा। ये सीक्रेट नहीं होगा तो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस मीडियम में ट्रीट कराने पर ये कलरलेस हो जाएगा। जैसे ही कलरलेस हुआ मतलब समझ जाओ कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये नॉर्मल बैक्टीरियल सेल नहीं है, ठीक है। इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब डीएनए डिजायर्ड डीएनए इसमें इंसर्ट करा चुका है प्लाज्मिड के साथ में, इसलिए इसको ट्रांसफॉर्मेंट बोल दिया अपन ने। ये होता है इंसर्शन इनएक्टिवेशन, नॉट एक्टिवेशन। इनएक्टिव कर रहे हैं ना, इंसर्शन इनएक्टिवेशन मतलब किसी फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस करवा के प्लाज्मिड की एक्टिविटी को इनएक्टिव कर देना। यही किया ना, इसकी एक्टिविटी थी बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सिंथेसिस करना, देन क्रोमोजेनिक सब्सटेंस में ब्लू कलर देना। लेकिन जैसे ही अपने डिजायर्ड जीन इसमें डाल दिया तो ये चीज़ कलरलेस हो गई। कलरलेस होते समझ में आ गया कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। आई बात समझ में? चलो बहुत अच्छी बात है। अब बेटा ये तो अपन ने बैक्टीरियल सेल की बात की है, बैक्टीरिया के अंदर बात की अपन ने कि कैसे अपन को डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करवाना है, ये सब बात की। और अगर अपन प्लांट और एनिमल सेल की बात करें, हाँ, तो प्लांट सेल की बात करते हैं हम। प्लांट ये है वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट, मतलब जो डिजायरेबल जीन है, जो डिजायरेबल डीएनए है, उसको क्लोन करवाना है अपन को प्लांट सेल के अंदर। क्लोन मतलब मल्टीपल कॉपीज बनानी है। अब तक अपन ने बैक्टीरियल सेल मतलब प्लाज्मिड की बात कर रहे थे, तो अगर अपन इसकी बात करते हैं प्लांट सेल के लिए, तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक तरह का बोल सकते हैं अपन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया मतलब डिजीज देने वाला, प्लांट को डिजीज देने वाला। अब वो प्लांट को डिजीज कैसे देता है, जैसे अपन राइजोबियम में पढ़ेंगे कि ना नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है लेग्यूम प्लांट्स में, वैसे ही होता है कि जो डाइकोटिक प्लांट्स होते हैं, मोनोकोट और डाइकोट दो प्लांट होते हैं, जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उसकी रूट्स के अंदर ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो होता है वो ट्यूमर क्रिएट करता है, ठीक है। ट्यूमर क्रिएट करता है डाइकोट प्लांट्स की रूट्स के अंदर। तो अपन को क्या करना है, अपन को ये करना है, ठीक है, करता है, ये नॉर्मल कंडीशन की बात है, ठीक है। अगर नॉर्मल कंडीशन करता है, ठीक है, तो अगर अपन कुछ ऐसा कर दें कि जो एग्रोबैक्टीरियम है, एग्रोबैक्टीरियम के अंदर मिलने वाले प्लाज्मिड के अंदर अपन ऑल्टर कर दे, ऑल्टर किसका कर दे, जीन सीक्वेंस का, ठीक है। अपन अपना डिजायरेबल डीएनए उसके अंदर डाल दे, तो जो चीज डाइकोट रूट्स में रोग कर रही थी, डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, वो ही चीज उसके अंदर बेनिफिट करेगी, उसको डिजीज से रेजिस्टेंट बनाएगी। ये काम होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो जैसे टीआई प्लाज्मिड जिसको बोलते हैं अपन, टीआई प्लाज्मिड, ये होता है ट्यूबर
ट्यूमर इनहिबिटिंग प्लाज्मिड, मतलब जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस होता है, जो कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है, इसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है कि ये जो डाइकोट प्लांट है, याद रखना डाइकोट प्लांट्स की बात कर रही हूँ, कई बार वन लाइन ऐसे ही क्वेश्चन हो जाता है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो होता है वो किसके अंदर डिजीज़ को रोकने के लिए उसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग से टीआई प्लाज्मिड को दोहराया जाता है, तो वो डाइकोट प्लांट्स के अंदर। और डाइकोट प्लांट्स के नाम भी पता होने चाहिए आपको, वो मैं मॉर्फोलॉजी में बताऊंगी आपको, ठीक है। तो होता ये है कि अगर अपन उसके एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियस के अंदर खुद के अंदर मिलने वाले प्लाज्मिड के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसी को ही अगर अपन ऑल्टर कर दें, तो जो जेनेटिक मटेरियल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है डिजीज़ करने के लिए, मतलब ट्यूमर करने के लिए, वो ही उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा डिजीज़ को रोकने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया अगर किसी भी प्लांट की रूट को इन्फेक्ट करेगा, इन्फेक्शन देगा, तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर देगा। अपन को सर्दी जुकाम क्यों होता है? इन्फेक्शन से होता है। इन्फेक्शन से क्या होता है कि कोई अपन को जैसे रिट्रोवायरस है, किसी ने अपन को काट लिया, मच्छर ने काट लिया, तो उसने क्या किया, अपने जेनेटिक मटेरियल को अंदर इंसर्ट किया है अपने, वो उसके बाद होता है। तो बैक्टीरियाज भी यही करते हैं प्लांट्स के केस में। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का अगर टीआई प्लाज्मिड अगर रूट के अंदर चला गया तो वो उसको देगा रेजिस्टेंट, डिजीज से रेजिस्टेंट देगा। इसलिए अपन इसको बोलते हैं नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। किसको बोलते हैं? एग्रोबैक्टीरियम को नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, क्योंकि ये नेचुरली एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में ही मौजूद होता है, बस उसके अंदर उसके प्लाज्मिड का जो जीन सीक्वेंस है बस उसको अपन को चेंज करना पड़ता है, ऑल्टर करना पड़ता है, तो इसमें ये वाली हेरिडिटी आ जाती है। अब बात आता है कि सिमिलरली कैंसर करने वाली कैंसर कोजिंग वायरस होती है, कैंसर कोजिंग वायरस होती है, उसको भी डिसआर्म करके, डिसआर्म मतलब आर्म मतलब हाथ, डिसआर्म मतलब काट देना, वो ही बात हो गई, बस एक साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको डिसआर्म बोल दिया, मतलब जो डिजीज कर रही है उस जीन को हटा के नया डीएनए सीक्वेंस डाल देना, ठीक है, फॉरेन डीएनए डाल देना, तो मतलब उस फंक्शन को बोल दिया डिसआर्म। तो कैंसर कोजिंग है वो भी जाके प्लांट सेल के अंदर जाके ये ना करके सीधा अच्छा और कोई बेनिफिशियल कैरेक्टर डिनोट कर देगा उसके अंदर। आई बात समझ में? ये होता है प्लांट के अंदर। एनिमल का आगे पता चलेगा आपको एनिमल में कैसे करते हैं, क्योंकि एनिमल का क्या सेल वॉल नहीं होती ना, तो एनिमल वाला थोड़ा इजी पड़ जाता है, वो माइक्रो इंजेक्शन और टंगस्टन वो जो भी है वो भी बताती हूँ मैं आगे। अब अपन ने जो बात की है वो सिर्फ अभी तक की अपन ने प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज की। तो क्या प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज ही है जो एज ए वेक्टर डीएनए या फिर वेहिकल डीएनए का काम करते हैं? नहीं, और भी है, लेकिन ये 90% केसेस में यही करते हैं, इसलिए अपन ने इसको विस्तार पूर्वक पढ़ लिया। लेकिन और जो है उनका मैं बताती हूँ। जो वायरस बैक्टीरियोफेज है, अपन ने बैक्टीरियोफेज की बात नहीं की ना, तो पहला अपन बैक्टीरियोफेज की करते हैं। बैक्टीरियोफेज जो होता है वो ई कोलाई के अंदर काम आता है, ठीक है ना। ई कोलाई में क्या करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है। देखो प्लाज्मिड का अपन ने देख लिया कैसे कैसे रोल होता है। अब दूसरा आता है अपना बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है कि एक तरह का वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। ये होता है कि ई कोलाई के अंदर ई कोलाई सेल से बीटा गैलेक्टोसाइडेज को ह्यूमन सेल में ट्रांसफर करने के लिए अपना बैक्टीरियोफेज वेक्टर डीएनए का काम करता है। अब तीसरा है, अब मैं आपको थोड़ा सा चार्ट फॉर्म में बताती हूँ। वेक्टर टाइप और ये साइज
साइज किलो बेस में होता है, के बी है, यहाँ पे कंप्यूटर क्लास नहीं चल रही है तो आप उसको किलो बाइट समझ लो, ये किलो बेस में है। अब मैं पूरा बताती हूँ एक आपको। पहला इसका आता है प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, लैम्डा, कॉस्मिड। ये और इसका साइज भी बेटा एग्जैक्ट साइज याद करना जरूरी है, इसलिए मैं देख के लिखाऊंगी। अगर पॉइंट भी इधर उधर हो गया तो आपके लिए वो डिफिकल्टी हो सकती है फॉर योर एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, तो ये है 0.5 से 8। सेकंड है बैक्टीरियोफेज 9 से 23, फिर 30 to 45। मैं इसीलिए देख के लिखा रही हूं कि अगर एक भी वैल्यू इधर से उधर हो गई तो फिर ये भुगतान आपको करना पड़ जाएगा। ठीक है, 50 से 300, देन 1000 से 2500। इनकी यूनिट लिख लेना, ये है किलो बेस में, यूनिट में। अब ये है कि अपन को कितने साइज का यूज करते हैं, कितने साइज का, अगर अपन को कितने साइज का वेक्टर चाहिए उस हिसाब से है। प्लाज्मिड है ये पॉइंट्स में है, बैक्टीरियोफेज उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे, ये है लास्ट में जो सबसे बड़ा है वो ही ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये है। ठीक है, अब बस इसको याद रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे ही मैच करने वाले कॉलम में आ जाता है। टूल्स चल रहे थे, कहां तक टूल पढ़ लिए अपन ने? टूल अपन ने 2 पढ़ लिए, पढ़े कि नहीं? पहला पढ़ लिया एंजाइम, दूसरा पढ़ लिया अपन ने वेक्टर डीएनए या फिर वेहिकल डीएनए। अब तीसरा टूल है पैसेंजर डीएनए। पैसेंजर डीएनए क्या होता है? क्या होता है पैसेंजर डीएनए? पैसेंजर डीएनए जैसे अपन बस में बैठते हैं तो अपन पैसेंजर हो गए उसके लिए, वैसे ही डिजायरेबल डीएनए वेक्टर डीएनए के अंदर बैठ गया तो वो एक तरह का पैसेंजर डीएनए हो गया, उसी को पैसेंजर डीएनए बोलते हैं। ठीक है, पैसेंजर डीएनए, ये पैसेंजर डीएनए का मतलब होता है वेक्टर डीएनए प्लस डिजायर्ड डीएनए। वेक्टर डीएनए combined with desired DNA, that is called passenger DNA। ठीक है, अब हो गया। अब ये पैसेंजर डीएनए भी तीन तरीके का होता है। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जिसको सी डीएनए बोलते हैं, फिर दूसरा होता है रैंडम डीएनए और फिर तीसरा होता है सिंथेसाइजिंग डीएनए। ये 3 डीएनए को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, वो 3 डीएनए को पढ़ना जरूरी है। तो पहला अपन मैं पढ़ा देती हूँ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। 3 फॉर्म में ऑब्टेन किया जाता है इनको। इसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को कैसे बनाया जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, उसके लिए पहला ये होगा ये जो मैसेंजर आरएनए हैं इस पे काम करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज काम करके मैसेंजर आरएनए को बना देगा मैसेंजर आरएनए डीएनए कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जिसको अपन मैसेंजर आरएनए डीएनए हाइब्रिड भी बोलते हैं। ठीक, अब हाइब्रिड बनने के बाद क्या होगा? हाइब्रिड करने के बाद में इसका डीनेचुरेशन होगा।
डीनेचुरेशन से जो नया आरएनए टेम्पलेट के ऊपर जो नया डीएनए बना है वो मैसेंजर आरएनए से सेपरेट हो जाएगा, और इस सेपरेट वाले को ही बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। आई बात समझ में? क्या होगा? ठीक है, अब ये तो सिंगल स्ट्रैंडेड है, अब इस सिंगल स्ट्रैंडेड पे फिर डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा, डीएनए पॉलीमरेज काम करके इसको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना देगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और कौन काम करेगा? डीएनए पॉलीमरेज। होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो होता है वो किसकी कैसे बनता है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम करके आरएनए डीएनए हाइब्रिड बनाएगा, फिर डीनेचुरेशन होगा, डीनेचुरेशन के बाद में कॉम्प्लीमेंट सी डीएनए बनेगा, सी डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, उसको डबल करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करके उसको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का काम। ठीक है, अब मैं दूसरा बताती हूँ, वो है अपना, एक सेकेंड, चलो इसे यहीं पे बता देती हूँ। दूसरा है रैंडम डीएनए। यही वाला यूज करती हूँ ना, वो ज़्यादा सही होगा। दूसरा है रैंडम। रैंडम डीएनए, ये बेटा पैसेंजर डीएनए के पार्ट चल रहे हैं। पैसेंजर डीएनए को अपन तीन तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं, उस ऑब्टेन करने की प्रोसेस चल रही है। ठीक है, तो अब रैंडम डीएनए को कैसे ऑब्टेन करेंगे? रैंडम डीएनए के लिए पहले डाइजेशन ऑफ सेल वॉल। ठीक, पहले सेल वॉल का डाइजेशन हो गया, फिर उसके बाद में उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, मैंने बताया था ना, कोई भी डीएनए को रैंडमली किसी को निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, उसके जो बैरियर्स है उसको हटाते हैं। बैरियर को हटाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले सेल वॉल को हटाते हैं, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, उसके बाद में आरएनए को भी हटा देते हैं, लास्ट में अपने पास में क्या बचता है? डीएनए बचता है। तो जैसे ही अपन ने सेल वॉल को हटा दिया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दिया तो अपने पास डीएनए फ्रेगमेंट्स बच गए, और वो डीएनए फ्रेगमेंट्स को अपन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से फ्रेगमेंट करते हैं ताकि वो अपने साइज के अकॉर्डिंगली अरेंज हो जाए। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, देन वी विल परफॉर्म बाय, इसके बाद क्या परफॉर्म करेंगे अपन? इसके बाद अपन करेंगे सदर्न ब्लोटिंग। सदर्न ब्लोटिंग होता है डीएनए का ही बनना। पता है ना, सदर्न ब्लोटिंग, वेस्टर्न ब्लोटिंग और नदर्न ब्लोटिंग। नदर्न ब्लोटिंग होता है आरएनए से रिलेटेड, वेस्टर्न ब्लोटिंग होता है प्रोटीन, और सदर्न ब्लोटिंग होता है डीएनए। डीएनए क्या, एक ये ट्रिक होती है याद करने की। वेस्टर्न ब्लोटिंग इज रिलेटेड टू द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, वैसे ही सदर्न ब्लोटिंग होती है डीएनए सिंथेसिस के लिए। फाइन, सदर्न ब्लोटिंग करा दी। सदर्न ब्लोटिंग कराने के बाद कराते हैं अपन ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी से जो भी डीएनए सेगमेंट अलग हुए हैं वो अपने को हाईलाइट होके मिल जाएंगे, लास्ट में डीएनए मिल जाएगा अपन को। ये होता है रैंडम। रैंडम ही हुआ ना, ये अपन ने क्लीविंग करवा के करवाया तो ये रैंडम ही हुआ, इसलिए इसको रैंडम डीएनए बोलते हैं। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरा हो गया रैंडम। अब तीसरा होता है सिंथेटिक डीएनए फॉर्मेशन। सिंथेटिक डीएनए फॉर्मेशन में क्या होता है? हाँ, सिंथेटिक कहाँ लिखूं मैं? सिंथेटिक बेटा कुछ नहीं होता है, बेसिकली कंप्लीट आर्टिफिशियल सिंथेसिस होता है जीन का। मतलब
सिंथेटिक क्या बोलते हैं, सिंथेटिक डीएनए फॉर्मेशन में बेसिकली होता यह है कि उसमें जो कंप्लीटली डीएनए को, जैसे अपन ने यहाँ पे फ्रेगमेंट्स लिए ना, पहले मैसेंजर आरएनए से डीएनए, फिर ये सिंथेटिक में इस पूरे कंप्लीट डीएनए को ही सिंथेसाइज कंट्रोल तरीके से उसका कल्चर करवाया जाता है, उसको सिंथेसाइज किया जाता है। और कैसे किया जाता है? सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक कोड मस्ट नोन। इसका मतलब क्या होता है कि अपन को सिंथेटिक डीएनए बनाने के लिए अपन को उसका जो जीन सीक्वेंस कोड है वो अपन को पहले से मालूम होना चाहिए। वो जब तक मालूम नहीं होगा तो अपन सिंथेसाइज करवाएंगे कैसे? और ये जो एक्सपेरिमेंट था ना सिंथेटिक वाला, सबसे पहले करवाया था कोनबर्ग ने, जिसको नोबेल प्राइज भी मिला था। उसने क्या करवाया था? इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन। तो मैं सिंथेटिक वाला एक बार, नहीं यहाँ तो नहीं, उधर लिखती हूँ। सिंथेटिक डीएनए पहला था कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, दूसरा था रैंडम डीएनए, तीसरा था सिंथेटिक डीएनए फॉर्मेशन। इसमें यह होता है कि कंप्लीटली आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड सिचुएशंस में पूरे डीएनए को ही कल्चर करवाया जाता है, उसका फॉर्मेशन करवाया जाता है। उस फॉर्मेशन के लिए पहले अपन को जीन सीक्वेंस का पता होना ज़रूरी है। जब तक जीन सीक्वेंस का जेनेटिक कोड का जीन सीक्वेंस का पता नहीं होगा, सिंथेटिक डीएनए नहीं बनेगा। एंड सब ये दो तो बाद में बने थे। पहले सिंथेटिक डीएनए बनाया था जिसकी डिस्कवरी की थी कोनबर्ग ने। कोनबर्ग का एक्सपेरिमेंट था इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन उसका पूरा एक्सपेरिमेंट था और उसको इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। फिर डॉक्टर खुराना ने भी इस पे एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन जो आपको पता है कि सबसे पहले जो डिस्कवर करता है उसी का नाम आता है, ठीक है। अब अपन ने टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में एंजाइम्स पढ़ लिए। एंजाइम्स के अंदर अपन कौन कौन से एंजाइम्स पढ़े? अपन ने पढ़े एक्सोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, क्लीविंग एंजाइम, लाइजनिंग एंजाइम, जॉइनिंग एंजाइम, एल्कलाइन डाइफॉस्फेट एंजाइम, ये पढ़ लिए अपन ने। फिर बैक्टीरियल सेल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है तो उसको कौन काटेगा? लाइसोजाइम काटेगा। प्लांट सेल सेलुलोज की बनी हुई होती है तो उसको सेलुलोज काटेगा। मतलब ऐसे ऐसे करके अपन ने एंजाइम्स के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स भी पढ़ लिए थे कि वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को काटता है। फिर दूसरा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, उसके ऊपर स्टिकी एंड्स बनते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय कॉम्प्लीमेंट्री साइट्स, ठीक है। फिर दूसरा टूल अपना था वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए अभी पढ़ा अपन ने। वेक्टर डीएनए में क्या पढ़ा था अपन ने? प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। फिर प्लाज्मिड का ये था PBR 322। इसके अंदर अपन ने सब कुछ पढ़ लिया। अब मैंने एक चीज़ बताई थी कि PBR 322 में इस डायग्राम में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो डायग्राम बताती हूँ मैं आपको। ये डायग्राम है ओराई में, तो जहाँ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। अब तीसरा जो था ना वो क्लोनिंग साइट था। मैं जो इसको शायद बताना भूल गई हूँ, क्लोनिंग साइट क्या होता है ना, शायद मुझे लग रहा मैं भूल गई हूँ। मैंने बताया था पहला होता है ओराई, फिर दूसरा होता है सेलेक्टेबल मार्कर और तीसरा होता है क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट क्या होती है? क्लोनिंग साइट वो साइट होती है जहाँ पे डिजायरेबल जीन को लाके चिपकाया जाता है, जहाँ पे क्लोनिंग स्टार्ट होती है ना, वो होता है क्लोनिंग साइट। और क्लोनिंग साइट जो होती है उसको रिकग्निशन साइट भी बोलते हैं। रिकग्निशन साइट मतलब स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड का डीएनए सीक्वेंस होता है और वो ही डीएनए सीक्वेंस का जीन आके उसके ऊपर चिपकता है, मतलब डीएनए जीन का, डिजायरेबल जीन का, तो ही वो क्लोनिंग साइट से क्लोन होना स्टार्ट होता है, ठीक है। ये तीन होते हैं, ओराई, सेलेक्टेबल मार्कर और क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट बस इतना ही होता है कि हाईली स्पेसिफिक होता है फॉर दी रिकग्निशन साइट, रिकॉग्नाइज करने के लिए जीन सीक्वेंस को। जीन सीक्वेंस अगर उसको एक्सपेक्टेड मिल गए जो उसके ऊपर है तो ही वो डिजायरेबल जीन को रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेगी, वो होती है क्लोनिंग साइट। अब इस पे आते हैं अपन डायग्राम पे।
डायग्राम पे मैंने बताया ये ओराई साइट है, ये क्या है, ये तो इसका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इस सर्किल के बाहर जो है ना, ये है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। मैंने बताया था हर बैक्टीरिया पे हर सीक्वेंस को काटने के लिए स्पेसिफिकली साइट होती है जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इसीलिए वे ये बाहर लिखे हुए हैं। इसकी साइट ये है, मतलब ये इसी साइड पर काटेगा, ये भी इसी साइड पे काटेगा। इसको अगर यहाँ ला दोगे तो ये यहाँ नहीं काटेगा, क्योंकि ये इसने रीड कर रखा है यहाँ का सीक्वेंस, बस वो यहाँ का ही सीक्वेंस जानता है और कहीं का सीक्वेंस नहीं जानता है। ये आरओपी क्या होता है, ये आरओपी होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेप्लिकेशन, फॉर the synthesis of protein। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आरओपी साइट जरूरी होती है जो कि रेप्लिकेशन में मदद करती है। ठीक है, ये दोनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो टेट्रासाइक्लिन रजिस्ट्रेंट साइट के लिए ही कट करने के लिए जीन सीक्वेंस लेके बैठे हैं। इसी तरीके से ये इसके लिए और ये एम्पिसिलिन के लिए। ठीक है, इस तरह से 4 ऐसी एंटीबायोटिक मेंशन किया आपके एनसीईआरटी के अंदर, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल एंड एक सी से वर्ड है, मैं भूल रही हूँ उसको, वो भी है, देख लेना। तो आज अपना लेक्चर अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब जो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे ना, वो अपनी हेडिंग होगी टेक्निक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर अपन ने अभी तक प्लांट में पढ़ लिया, बैक्टीरिया में पढ़ लिया, लेकिन अभी तक अपन ने नहीं पढ़ा है कि एनिमल में कैसे इंसर्ट कराया जाता है वेक्टर डीएनए को या फिर डिजायर्ड डीएनए को। ठीक है, तो वो भी पढ़ेंगे अपन। बेटा बस कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते जाओ, और सच बता रही हूँ स्कोरिंग चैप्टर है, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, हल्के हल्के बनते हैं लेकिन थोड़े से कंफ्यूजिंग भी होते हैं। तो और इस ये जो गोला बनाया मैंने, एक बार आप बनाने की कोशिश करना, बिना देखे आप ये साइट वाइट सब मेंशन करना, याद करके रखना, क्योंकि कई बार ना रब करके ही दे देते हैं क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, ऐसे। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।